मेरे साथ बात करने के लिए है मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी। कोठारी जी दूसरी बार वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इसके पहले इनका कार्यकाल रहा था। मध्य प्रदेश में 5वीं बार वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसमें हाल ही में कोठारी को अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहला सवाल, नोटबंदी के बाद मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से किस नजर से देखते हैं? नोटबंदी के बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, क्योंकि एक तो सरकार को काफी बकाया, जो पुराना बकाया था, वो काफी बड़ी राशि सरकार को मिली है और निश्चित रूप से इसका फायदा देश को, तो आर्थिक दृष्टि से तो हमारा फायदा। और दूसरा ये फायदा हुआ है कि अब एक नंबर में लोग बिजनेस करने लगे, उनका मन भी बन गया कि अब हमको व्यापार व्यवसाय जो करना है वो एक नंबर का करें। तो जब एक नंबर में करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और वो खुद भी यही रहेगी। तो नोटबंदी से दूसरा फायदा हमारे लिए होगा। तीसरा ये कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आर्थिक स्थिति सुधरी है, उसके कारण भी मध्य प्रदेश को फायदा होगा, क्योंकि योजनाएं ऐसी होती है जो केंद्र सरकार तो योजना, और कुछ योजना ऐसी होती है जो केंद्र और राज्य की मिली जुली होती है, कुछ योजना ऐसी होती है जो राज्य की होती है। तो अब हमको केंद्र से केंद्र योजनाओं के माध्यम से और जो मिली जुली योजना है उनके माध्यम से अच्छी राशि मिलने की पूरी संभावना है। इससे मध्य प्रदेश का विकास तेजी से होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जैसे स्वास्थ्य को लेकर नीति बनी, कहा जा रहा है कि पहली बार स्वास्थ्य को लेकर नीति बनी। मध्य प्रदेश में अभी तक अर्थ को लेकर कोई नीति नहीं बनी। बजट आता है उसके बाद उसके विषय में चर्चा विधानसभा में होती, थोड़े बहुत बड़े व्यापारी अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देते बंद रहती। अब लगता है राज्य के डेवलपमेंट के लिए अर्थ नीति बनना चाहिए। निश्चित रूप से अर्थ प्रमुख है विकास। आर्थिक संपदा जितनी होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक पुरानी परंपरा रही कि एक बजट बनाते हैं, बजट के अंदर फिर खर्चा करते हैं, घाटा होता है तो अनुदान लेकर करते हैं, ये हमेशा से परंपरा है। अब केंद्र सरकार ने इसमें काफी परिवर्तन किया है। केंद्र के साथ अब राज्य भी निश्चित रूप से दिशा में कदम उठाएगा और एक आर्थिक नीति ऐसी बनेगी जो हमारे प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देगी। तो पहले जब आप आयोग के अध्यक्ष रहे थे तब आपकी प्राथमिकताएं क्या थी और कितनी पूरी? हमारा जो आयोग का काम है, हमारा आयोग का काम है तीसरी सरकार, क्योंकि 3 सरकार होती है संविधान के अंदर, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये तीनों सरकार ही टैक्स लगा सकते हैं। किसी भी संस्था को, किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को टैक्स लगाने का, वसूल करने का अधिकार नहीं है। ये तीनों सरकारें ही टैक्स लगाती है। और ये जो स्थानीय सरकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। तो कारण क्या है कि मूलभूत सुविधा आम आदमी को, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इसी स्थानीय सरकार से मिलती है। तो एक तो ये है कि स्थानीय जो सरकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आर्थिक सहायता राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है। इसमें हमारा काम जो है वो यह है कि स्थानीय सरकार के जो प्रतिनिधि है और जो अधिकारी उनसे हम चर्चा करते हैं, उनको कितने अर्थ की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी देते हैं और उसके आधार पर हम अपनी रिपोर्ट में आर्थिक दृष्टि से बढ़ाकर राशि उनको दी जाए, इसकी एक रिकमेंडेशन करते हैं। उसके आधार भी देते हैं, क्योंकि जैसे कि पानी के लिए एक कोई राज्य सरकार ने योजना बनाई है, हर गाँव में पानी साफ सुथरा मिले, तो हम उसका सर्वे करके बता दें कि पैसा देना चाहिए। दूसरा सफाई की व्यवस्था करें, तो हम वहाँ भी जो जनप्रतिनिधि उसको भी कहते हैं कि सरकार का काम है टैक्स लगाना, वसूल करना। तो आप डरिए मत, आप सुविधा देंगे, आप टैक्स लगाएंगे, आप सुविधा देंगे कि नाराज देंगे। सामान्यतः गाँव में यह देखा जाता है कि पंचायतों कि वो टैक्स लगाने में, वसूल करने में घबराते हैं, इतना नहीं लोग होते हैं। पर धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बन रही है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं और जो अच्छे जनप्रतिनिधि वो टैक्स लेकर विकास में लगाते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं, उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। और हमने हमारी जो रिपोर्ट दी उसमें हमने आर्थिक दृष्टि और संपन्न करने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है और दूसरे अधिकार भी, जो जनप्रतिनिधि पहले अधिकार दिया गया थे, उनमें जो कमी आई उसमें भी उनकी काम करने की क्षमता में कमी आई है, वो भी हमने रिपोर्ट की। आपने पहले लगातार दौरे करे आयोग के अध्यक्ष के रूप में,
कहाँ की स्थानीय प्रशासन आपको लगा बहुत मजबूत है, बहुत बेहतर तरीके से? अलग अलग गांव में है, वो गांव में है, नगर पंचायत बहुत अच्छा काम किया, पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अलग अलग स्थिति है। खासा देखिए, अब मुझे जगह जैसे दावत है, मैं अपने देखा कि वहाँ आरों से का पानी सप्लाई कर, जैसे है पंचायत है, उन्होंने अच्छा काम किया और काफी सराहनीय। कहाँ सबसे ज्यादा कमी नजर आई? कमी पंचायतों में है, जहाँ जैसे एक तो जहाँ जनप्रतिनिधि कम पढ़े लिखे हैं, सीधे हैं, उनका दुरुपयोग दूसरे करते हैं, तो इनको इसके कारण से वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती। हमने अपनी रिपोर्ट में एक बात ये भी कही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं किसी सरकार के, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन आपका दायित्व क्या है और आपको इसको पूरा कैसा करना है। जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे, उनको एहसास नहीं होगा, तो ये भी हमने रिकमेंडेशन की है कि जो जैसे कि नया सरपंच नया पंच उनका काम क्या है, उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको समझाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हुआ। और हमने तो जैसे जगह जगह गए तो हमने देखा कि रजिस्टर तो हमने देखा कहीं रजिस्टर भी नहीं बना है, तो हमें बहुत कमी है। तो हमने सरकार को ये कहा कि इनको आप ट्रेन करेंगे तो अच्छा ट्रेनिंग देने की बात कही। तो क्या आपको लगता है, आपको लगता है चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए शिक्षा भी एक बड़ा आधार होना चाहिए? इतनी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए? ये शिक्षा आधार होगा तभी जाकर अच्छा काम कर पाएगा, तो आधार। और इसीलिए शिक्षा पर भी सरकार जोर देती है। जब केक की रिपोर्ट जब आती है तो वो बताता है कि यहाँ पर जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई हैं, कई चीज़ों को उजागर करता है। आप तो लंबे समय तक विधानसभा में गए, आपने उन चीज़ों को एक जो रिपोर्ट देते हैं वो एक गवर्नमेंट की बॉडी है, और वो जो रिपोर्ट देते हैं वो सारे तथ्य देखकर उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, और उसमें अगर कोई कमी की ओर ध्यान देते हैं तो सरकार उसको काम नहीं करती, उसको शर्म सुनती भी है, एक्शन भी होता है। जब मध्य प्रदेश में और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसमें किस चीज़ की कमी आपको लगती है कि ये चीज़ होना चाहिए तो आगे वाले? हालांकि हमारे आयोग का ये विषय नहीं है, लेकिन आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट देखिए, दो मॉडल है, आप देखिए दो मॉडल है। एक है औद्योगिक उद्योग लगाकर विकास करना, जैसे गुजरात में हुआ। गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो काफ़ी इंडस्ट्रियल आए, और काफ़ी इंडस्ट्रियल आकर उन्होंने गुजरात का काफ़ी विकास किया। एक मॉडल है हमारा मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कृषि को रोजगार का माध्यम भी बनाया, तो कृषि पर बहुत ज़्यादा है। जहाँ 8 लाख हेक्टर जमीन सिंची होती थी, वहाँ आज 25 लाख हेक्टर। और आप देखेंगे गाँव में भी इससे काफ़ी सफलता है। ये मॉडल जो है ये और अच्छा मॉडल है। जो कारण क्या है, हमारे यहाँ से जैसे सब्जी जाती है, रतलाम से फूल जाता है, अनाज जाता है, तो हमारे यहाँ से बाहर से पैसा आता है। जहाँ बाहर से पैसा खींच के हम लाते हैं, वहाँ आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आती है। जैसे दो उदाहरण है कि दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है और हमारी आर्थिक कैपिटल है बॉम्बे। आर्थिक कैपिटल इसलिए है वो कि वहाँ जो भी गया वो वहाँ कुछ न कुछ सामान लेकर आया, खर्चा करके आया, तो धीरे धीरे वहाँ संपन्नता है। और दिल्ली भले ही पॉलिटिकल राजधानी है, पर आर्थिक दृष्टि से आज भी बॉम्बे बहुत सस्ता है। हम हमारे प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी कि हम बाहर से पैसा कैसे आता है हमारे प्रदेश, तो उन्होंने कृषि को इतना उन्नत कर दिया कि आज खींच के पैसा हमारे यहाँ आ रहा है। लोग हर चीज़ में, फ्रूट में, चाहे अनाज में, चाहे सब्जी में, चाहे फल में, फूल में, सब में से बाहर से पैसा आ रहा है, तो हमारी आर्थिक संपन्नता बढ़ गई। ये मॉडल है। इस मॉडल के साथ अब मुख्यमंत्री जी ने ध्यान उद्योगों पर भी दिया, क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों साथ साथ चलेगी। जैसे बॉम्बे के अंदर उद्योग भी और व्यापार भी, जहाँ व्यापार उद्योग होंगे वो शायद जल्दी पनपेगा। उसी प्रकार जिस प्रदेश के अंदर कृषि भी अच्छी होगी, कृषि भी उन्नत होगी, कृषि के माध्यम से आर्थिक समाज स्रोत करेंगे, और जहाँ पर इसके साथ साथ जब उद्योग लगेंगे तो उससे भी हमारे यहाँ संपन्नता बहुत आएगी। तो उन्होंने अभी कृषि आधारित उद्योगों पर जोर देना प्रारंभ किया है। लेकिन अपने देश में आज भी कृषि बारिश पर आधारित है, सूखा होता है या ज़्यादा बारिश होती है मौका हो जाता है, इसको लेके कोई नीति नई जो अभी
किसानों को सुविधा दी जा रही है कि वो फुहारे से सिंचाई करें और ये टैंक लगा के उसके माध्यम से करें, तो इसमें कम पानी है। ये भी मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ईश्वर की कृपा अच्छी वर्षा हो रही है, तो वर्षा नहीं हो तो हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने ये भी काम करना प्रारंभ किया है कि कम वर्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, इस पर भी उन्होंने देना प्रारंभ किया और आप देख रहे हैं धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अच्छा, स्थानीय बात करूँ, थोड़ी सी रतलाम की बात करूँ। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा आपने उठाया था। पिछले 45 सालों का अगर रतलाम का अध्ययन किया जाए तो नई कॉलोनियाँ बन गई, मेडिकल कॉलेज अब बनना शुरू हुआ। अगर मेडिकल कॉलेज को रतलाम से हटा दिया जाए तो रतलाम में है। देखिए, वो बातें हैं कि छोटे शहरों के अंदर उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, सरकार वहाँ डेवलपमेंट भी करती है, वहाँ के लोग भी अपना कारोबार जो है इसमें उन्नत करते हैं। हमारे यहाँ खेती अच्छी होने लगी ग्रामीण अंचल में, और आप देखो तो रतलाम के लोगों ने अपना प्रयास करके यहाँ सोने चांदी का बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप किया। काफ़ी बाहर से हमारे यहाँ लोग आते हैं और काफ़ी बाहर हमारे ऑर्नामेंट जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ लोगों ने देखिए इन 20 सालों में 20-25 सालों में साड़ी का जो व्यापार बहुत उन्नत कर दिया। हमारे यहाँ सेल मेले प्रसिद्ध है, तो एक तो ये बैलवाल के व्यापारी ने अपना बिजनेस डेवलप किया, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम व्यापार में डेवलप कर सकते हैं। दूसरा कृषि को डेवलप किया। अब रहा सरकार का काम क्या है? एक तो है क्या है कि इंडस्ट्री आए, दूसरा है कि जो मूलभूत सुविधा मिले, तीसरा मूलभूत सुविधा कम मिलेगी। जैसे कि आज सरकार को ये स्वास्थ्य के लिए पॉलिसी, डॉक्टर तो चाहिए, डॉक्टर नहीं होंगे तो पॉलिसी कागज पे बना देंगे, क्या उसका अर्थ निकलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब सरकार ने पहले में जब ये मेडिकल कॉलेज का मूवमेंट चलाया, उसके बाद में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज रायपुर के अंदर, मैं उस समय मंत्री था तब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके बाद एक रिहुआ में 2 कुल मेडिकल कॉलेज खुले 30 साल। हमारा मेडिकल कॉलेज के होने के बाद सरकार ने मेडिकल कॉलेज को नहीं बनवा दिया। हमारे यहाँ दुर्भाग्य हुआ कि हमारे प्राइवेट में भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं हुई। अब सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, अब प्राइवेट कॉलेज भी आ रहे हैं, सरकार भी कॉलेज खोल रही है, और उसके कारण से 2 काम होगा, रोजगार भी मिलेगा लोगों को। मेडिकल कॉलेज खुलता है तो हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, दूसरा है कि डॉक्टर निकलेंगे तो हमारे यहाँ चिकित्सा मिलेगा। पर नमकीन क्लस्टर, साड़ी का कॉम्प्लेक्स या सेव का कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए, ये तो आपको नहीं कहा गया पर हुआ नहीं है। ये जो कि ये पार्क बनाने के लिए मैं उस समय जब मैंने दिलवाया था और मैं विधायक रहा नहीं, तो जो एक उसके लिए प्रयास करना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर घोषणाएँ अभी और फिर पार्क क्लस्टर में तो हुआ है। बाकी अब जनप्रतिनिधि अगर लगे रहेंगे तो काम होगा। आपको लगता है जनप्रतिनिधियों में लड़ने की भावना खत्म होगी? जो नई पौध आ रही है जनप्रतिनिधियों की, चीजों को पीछे पड़ने की चीजों में हमारे यहाँ देखिए धीरे धीरे अगर आप एक राजनीति पे ही फोकस मत करिए, जनरल देखिए, चाहे हमारे सामाजिक काम, चाहे हमारे धार्मिक आयोजन हो, चाहे हमारे राजनीतिक आयोजन हो, सब में अर्थ दिया है। सारी व्यवस्था अर्थ पे हो गई। बीजेपी भी एजेंसी नहीं थी, और बीजेपी भी क्या है कि पहले हमारे यहाँ पहले तो हमको लड़ना था, काम करना था, पार्टी को आगे बढ़ाना, एक ललक थी। वो ललक ये कि हमारी सरकार होना चाहिए, राज्य में हमारी हो, कार्य केंद्र में हमारी हो। और सरकार इसलिए नहीं कि हमको कुछ लाभ हो, सरकार इसके लिए कि हमारा प्रदेश विकास करे, हमारा देश विकास करे। वो धीरे धीरे ये जब सत्ता में आते हैं तो ये बात सही है कि सत्ता की कोई बुराइयाँ होती लग जाती है। बीजेपी का मतलब लग चुकी है। नहीं देखिए, मैं एक के लिए नहीं कह रहा, और सत्ता होती है ना तब बुराइयाँ है उसकी, वो बुराइयाँ हर पार्टी में आती है। तो आप बचे रहे नहीं, बचने का जो काम, वो काम के तरीके काम करते हैं। एक हम सत्ता के सारे लेकर काम करते हैं और एक हम पब्लिक के बीच में लेकर काम करते हैं। तो क्या होता है कि मैं जो मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो है उसको जनता के बीच में रहना चाहिए, उसकी क्या तकलीफ है उसको सुनना चाहिए, उसके बाद उसके निराकरण के लिए
ताकत से काम करते हैं। मुझे याद है जब आप शायद वन मंत्री थे तो किसी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत देने की पेशकश करी थी। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई। देखिए, एक बात है, हम किसी ध्येय के लिए गए हैं, वो ध्येय हमारे को हमेशा याद रखना, चाहे सत्ता रहे ना। अगर सत्ता है और ध्येय हमको याद है तो हम फिसलेंगे नहीं। हमारे ठाकरे जी हमको कहा करते थे कि ये जो सत्ता का रास्ता है ना, ये बड़ा चिकना है, ये जरा भी पैर समझ के नहीं रखोगे तो फिसल जाओगे, और इस पर तुमको फिसलाने वाले बहुत लोग हैं। बहुत सतर्क रहकर तुमको काम करना है, ये वो उनकी प्रेरणा है। और मेरा जो अपना अनुभव है वो क्या है कि जब आदमी जैसे हमारे फादर ने जो संस्कार दिया, हमारी माता ने जो संस्कार दिया, हमारे संतों ने जो संस्कार दिए, ठाकरे जी ने जो हमको संस्कार दिया, हमको किस प्रकार काम करना ये सिखाया, वो हमारे जहन में था। तो जब आदमी के पास कोई ऑफर आता है, जैसे मैं आपको कोई 2 लाख का ऑफर दूँ और आपको भी बोलिए आप 2 लाख की काम, तो सबसे पहले आदमी अपने आप से लड़ता है, ले लूँ नहीं लूँ, यार कुछ भी नहीं है, कल बच्चों का क्या होगा, राजनीति तो अनिश्चितता है, तो आदमी सबसे पहले अपने आप से लड़ता है। और वो संस्कार जो है वो आपको बुरा काम नहीं करेगा। अगर आप कमजोर हो गए, आपके संस्कार कमजोर हो गए, तो आप फिसल गए, सीधी सी लड़ेगा। आदमी सबसे पहले अपने आप को, आपके मेरे बात में कौन देखेगा, उनका काम है, ठीक है, कोई टेंडर आया है, क्या करना है, क्या है, ठीक है, महीने में 5 रुपये रख दो, आपको आप देना साझा रुपया। तो वो जो है वो आदमी जब फिसल जाता है वहाँ फिर वो सब बुराई। पर नहीं फिसलने की वजह से राजनीति में नुकसान भी हुआ आपको? नहीं, देखिए, कोई नुकसान नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं। उसका कारण मैं बताऊँ, आज भी मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, तो मेरा इस मामले में मेरा आदर करते हैं कि मेरी ईमानदारी की सराहना है। यही तो मेरी पूंजी है, मेरा सबका, ये पूंजी सबसे बड़ी पूंजी, ये कहीं ये कमी नहीं। आज भी जाते हैं, इंतजार करते हैं, तब आपके समय के काम हो गया, आपके उत्तर भेजा है तो तत्काल आपने फोन किया, तत्काल आपने काम कर दिया, आपने तत्काल रिवर का लाइसेंस बना दिया, तत्काल आपने इस समस्या का समाधान कर दिया, तत्काल आपने बात कर दी, मिल गए आप। ये बात कह रहा हूँ, मैंने आपको 10,000 रुपये थोड़ी सी मैंने 1-2 बार तो नहीं याद रखा, बात ही सही, आपकी स्थिति ऐसी हुई थी कि आप दे पाए, थोड़े समय बाद मैं भूल मैंने छोड़ दिया। मैं तो भूल गया, पर आपको हमेशा याद है। आप जब आपके सामने होते ना, आपको याद है। ये जनरल जो होता है